नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, चाइना की चाल से आप सब वाकिफ हैं और इसीलिए चाइना की कथनी और करनी दोनों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि चीन का ये जो विदेश मंत्री है वो गलवान के बाद पहली बार भारत का दौरा करने के लिए भारत से अनुमति मांग रहा है। इसको दोस्तों आप इस तरीके से बिल्कुल मत समझिएगा कि ये चीन की नरमी है, जिस तरीके से तनावपूर्ण रिश्ते हमारे बने हुए हैं एलएसी पर। हालांकि भारत ने अभी इसके लिए कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं दी है कि इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं। और ये जो प्रस्ताव आया भी है वो खुद वांग ही की तरफ से आया है भारत के लिए। आप समझिएगा इसके पीछे का रीजन, भले ही दुनिया को ये दिख रहा हो कि चाइना भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधार रहा है, लेकिन हकीकत क्या है वो अब आपको जाननी जरूरी हो जाती है। चाइना शुरू से ही चालाक रहा है क्योंकि उसको पता चल गया है कि इस वक्त आर्थिक स्थिति उसकी भी पटरी से उतर चुकी है और पटरी से अर्थव्यवस्था का उतरना मतलब चीन को एक बहुत बड़ा झटका देना है। भारत ने इसको किस तरीके से झटका दे रखा है, इसकी सारी ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा जो भारत के व्यापारी हैं उन्होंने भी चाइना के माल को बाइकआउट किया। यही नहीं दोस्तों, आप और हम में से भी काफी लोग हैं जिन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन दर्शाती है कि चाइना को नुकसान एक बड़े स्तर पर हो रहा है। चाइना का विदेश मंत्री जो भारत आने की बात कर भी रहा है, ये एकदम से नहीं करी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अभी हफ्ता 10 दिन पहले एक और डिफेंस अपडेट में मैंने आपसे कहा था कि जिसमें इन्होंने कहा कि दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए और प्रगति की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। ये इनका स्टेटमेंट था जिसमें कहा कि दोनों ही दिग्गज हैं, जिसमें कि चाइना बिल्कुल नरम भाषा के साथ भारत के साथ पेश आया। और यही नहीं, इसके अलावा स्ट्रेटेजिक रूप से भारत ने इसको चारों तरफ से घेर रखा है, क्वाड भी बना रखा है। इसके अलावा अभी हाल ही में NSA अजीज डोवाल जी ने एक और तरीके के क्वाड को बनाया जिसमें कि मालदीव, श्रीलंका, सेशल्स, इन सब कंट्रीज को एक साथ जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, अगर ये मीटिंग होती है भारत और चाइना की तो वाकई में एक मैसेज भी जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर कि भारत पर चाइना की बिल्कुल नहीं चल सकती है। चाइना खुद एक अनुरोध के साथ भारत से बातचीत कर रहा है कि भाई दोनों देश एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे चीन का विदेश मंत्री भारत के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान भी जाएगा। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO और गार्डन रिशी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी कि GRSE लिमिटेड ने बॉर्डर एरियाज में 27 कैरिजवे डबल लेन क्लास 70 मॉडुलर ब्रिज के निर्माण के लिए MOU पर साइन किया है। रक्षा मंत्रालय के MOU के अनुसार MOU में उत्तरी और उत्तर पूर्वी बॉर्डर स्टेट के साथ साथ 7.5 मीटर लोड क्लास 70 के कैरीवेज के 27 डबल लेन पुलों का निर्माण, सप्लाई और लॉन्चिंग शामिल है। बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है जिसपे अनुमानित लागत आएगी 60 करोड़ रुपए की। BRO ने पिछले साल IRC लोड क्लास 70 के देशी 140 फीट डबल लेन मॉडल ब्रिज का टेस्टिंग भी किया था। इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये होगा कि ये टाइम पर पूरा होगा क्योंकि इन पुलों को यूनिट्स के द्वारा साइट सौंपने के 45 दिनों के भीतर लॉन्च किया जा सकता है। यह निश्चित रूप से देश में सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में एक गेम चेंजर होगा। IRC लोड क्लास 70 डिवीजन के साथ ऐसे मॉडुलर पुलों के निर्माण से सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की ऑपरेशनल तैयारियों में वृद्धि होगी और ये देश की सुरक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर एरियाज में बेहतर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को सुनिश्चित भी करेगा। वहीं दोस्तों, अगला अपडेट भी चाइना को ही लेकर आ रहा है। दरअसल चाइना ने बोला है कि और दावा भी किया है कि PLA ने LAC पर हॉट स्प्रिंग एरिया को खाली कर दिया। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इस बारे में अभी भी कोई बात साफ नहीं है। जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि चीन झूठ बोल रहा है। पूर्वी लद्दाख में सभी इलाके अभी खाली नहीं किए गए हैं। यानी चीन के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि भारत के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं और पूर्वी लद्दाख को लेकर जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। आगे चाइना ने यह भी दावा किया है कि गलवान घाटी, पैंगोंग और हॉट स्प्रिंग में डिसएंगेजमेंट हो गया है। लेकिन 2 साल से भारत और चीन की कई बार वार्ता हो चुकी है और 15वें दौर की बातचीत अभी हाल ही में हुई थी, लेकिन अभी भी कोई हल नहीं निकला है। भारत को केवल पैंगोंग के दक्षिणी किनारे और गोगरा इलाके में डिसएंगेजमेंट की जानकारी है। एक्चुअली दोस्तों, चाइना का विदेश मंत्री जैसे मैंने कहा ना कि वो भारत आने के लिए झटपटा रहा है और ऐसे में इस तरीके से जो बातें करना वो कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा करता है कि चाइना वापस भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार कर रहा है और उसको लग रहा है कि जिस तरीके से आर्थिक प्रतिबंध भारत ने लगा दिए हैं उसका जो घमंड था वो कहीं ना कहीं चूर हो रहा है। दोस्तों, ऐसे में कितनी सच्चाई है चाइना के इस दावे को लेकर, ये भारतीय सेना के स्टेटमेंट आने के बाद ही हमें आगे विचार करना होगा। दोस्तों, हैदराबाद की डिफेंस स्टार्टअप ने कहा है कि उन्होंने एक ऐसा अनमैन्ड एरियल व्हीकल को बनाया है जिसे कि हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट के लिए तैयार किया गया है। इस हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी ने कहा है कि उसके रोटरी विंग ने जो UAV तैयार किया है वो हिमालय की निगरानी और युद्ध की जरूरतों को पूरा कर सकता है और समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई में और सबसे प्रतिकूल क्षेत्रों में भी बिना बाधा के उड़ सकता है। इस कंपनी ने कहा कि 2015 से वे UAV पर काम कर रहे हैं। उन्होंने करीबन 3 डिजाइन भारतीय सशस्त्र बलों के लिए भी हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई के लिए दुश्मन के खतरों को सामना करने के लिए भी डिजाइन किया है। हालांकि ये जो प्रोटोटाइप इन्होंने अभी बनाया है वो एक छोटे हेलीकॉप्टर की तरह दिखता है। इसका नाम CXS-250 रखा गया है।
ये 60 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है और 18,000 फीट तक उड़ान भर सकता है और 6 घंटे तक उड़ सकता है और रात और दिन में भी काम करने में ये बेहद कुशल है। दोस्तों, इस तरीके की स्टार्टअप कंपनीज का आना बेहद जरूरी हो जाता है और बेहद जोशीले तरीके से और भविष्य की तकनीक को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के यूएवीज पर ये लोग काम कर रहे हैं, जो वाकई में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा आने वाले कुछ समय में। दोस्तों, भारतीय वायुसेना जिसे लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत है, रूस के द्वारा डिजाइन किए गए 12 सुखोई 30 MKI विमानों का ऑर्डर अब दिया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डीएसी अगले हफ्ते इन लड़ाकू विमानों के लिए अपने 10,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए तैयार हो चुकी है। सुखोई विमान जो कि रूस का डिजाइन किया हुआ है और इसे HAL लाइसेंस के तहत निर्मित करता है, जिसमें कि स्वदेशी और इजरायली उपकरण शामिल हैं। कहा जा रहा है कि जो अतिरिक्त सुखोई खरीदे जा रहे हैं वो भारतीय वायुसेना में विमानों की कमी को दूर कर देंगे। वहीं इंडियन एयरफोर्स के पास अभी केवल 2 राफेल स्क्वाड्रन्स है, लेकिन अभी भी भारतीय वायुसेना के पास पुराने MiG-21 बाइसन जैसे विमान है। यही नहीं, रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC इंडियन एयरफोर्स के लिए 70 STT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी खरीदने पर हरी झंडी देने वाली है। इन्हें HAL के द्वारा इन हाउस बनाया गया है और भारतीय वायुसेना को इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि ये बुनियादी यानी कि बेसिक ट्रेनर है, जिसकी कमी अभी भारतीय वायुसेना में है। हालांकि ये जो लेन देन है वो कई हजार करोड़ रुपए का हो सकता है। दोस्तों, 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सशस्त्र बलों में 1 रैंक 1 पेंशन में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने रक्षा बलों में 1 रैंक 1 पेंशन योजना शुरू करने के तरीकों को बरकरार रखा है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन के अपनाए गए सिद्धांत में कोई संवैधानिक खामी नहीं दिखी है। कोर्ट ने कहा कि ये कोई विधायी जनादेश नहीं है कि समान रैंक वाले पेंशन भोगियों को समान पेंशन दी जानी चाहिए। सरकार ने एक नीतिगत फैसला लिया है कि जो उसकी शक्तियों के दायरे में है। कोर्ट ने कहा कि 1 जुलाई 2019 से पेंशन फिर से तय की जाएगी और 5 साल बाद संशोधित की जाएगी और फिर 3 महीने के अंदर बकाया भुगतान करना होगा। भारतीय वायुसेना अब अपने रूसी मूल के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर की मरम्मत और ओवरहॉल को आउटसोर्स करने जा रही है। वर्तमान में Mi-17 हेलीकॉप्टर को चंडीगढ़ में नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो में ओवरहॉल किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स के पास Mi-17 हेलीकॉप्टर्स का एक बड़ा बेड़ा है, जिसके 3 वेरिएंट शामिल हैं। साथ ही ये कहा जा रहा है कि ये जो रखरखाव सुविधा है, यानी कि जिसे कि बेस रिपेयर डिपो कहा जाता है, उसकी जो क्षमताएं हैं वो काफी सीमित है। ये जो नए वेरिएंट है V5 के, इन्हें एक महत्वपूर्ण संख्या में बड़े ओवरहॉल के लिए विदेश भेजा जाना है। वायुसेना के अधिकारियों ने कहा कि भारतीय वायुसेना नए V5 वेरिएंट की लगभग 150 यूनिटों का संचालन करती है। ये दुनिया के सबसे उन्नत हेलीकॉप्टरों में से एक है, जिसमें एक जटिल नेविगेशन और इलेक्ट्रॉनिक युद्धक सूट भी शामिल है। पहले के वेरिएंट की तरह वे बाहरी रॉकेट पॉड्स, मिसाइलों और मशीन गनों से भी लैस हो सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी ने आगे बताया कि इन मशीनों के ओवरहॉल में निजी उद्योग को शामिल करने से राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण होगा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग हमेशा से उठती आई है। साथ ही ये सवाल भी आता है कि क्या सरकार इन्हें शहीद का दर्जा अभी तक क्यों नहीं दे पाई है। संसद में भी ये सवाल जब उठाया गया तो गृह मंत्रालय ने इस सवाल पर जवाब थोड़ा गोलमोल तरीके से दिया। गृह मंत्रालय का कहना है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत को आजादी दिलाने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु सहित तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी। इन स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका अमूल्य योगदान आजादी की लड़ाई के सफर का एक अभिन्न हिस्सा है। साथ ही यह हमारे इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य में उनकी शहादत एक तथ्य है और यह सरकारी रिकॉर्ड में उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। उनका कद इस संबंध में दिए गए किसी भी पुरस्कार, उपाधि या दर्जे से काफी ऊपर है। ये देश शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का हमेशा आभारी रहेगा, जिन्होंने भारत के बेहतर भविष्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। साथ ही गृह मंत्रालय ने कहा कि सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित 1857 से 1947 तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की डिक्शनरी में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम भी दर्ज है। रूस की ओर से भारत को सस्ते में कच्चा तेल देने के ऑफर के बाद अमेरिका इस पर भड़क गया। दरअसल एक्सपर्ट्स की माने तो ये ऑफर भविष्य में भारत और अमेरिका के संबंधों की दिशा मोड़ देगा। कच्चे तेल को सस्ते में देने के रूस के इस ऑफर पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि उस समय जब इतिहास की किताबें लिखी जा रही होंगी तो आप कहां खड़े होना चाहते हैं। रूसी नेतृत्व के लिए समर्थन विनाशकारी प्रभाव वाले आक्रमण का समर्थन है। दरअसल अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने रूस से कच्चा तेल खरीदने पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा रूस पर कई और प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन सब वजहों से उसे काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसे देखते हुए रूस ने भारत को सस्ते में कच्चा तेल और अन्य कमोडिटीज आइटम उपलब्ध कराने की बात कही। हालांकि भारत ने अभी इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन चर्चा यह है कि भारत इसे एक्सेप्ट कर सकता है।
अगर भारत इस ऑफर को ठुकराता है तो लोगों को महंगाई में बड़ी राहत मिल सकती है। अभी कच्चे तेल की कीमतें अधिक होने की वजह से पेट्रोल और डीजल ही नहीं बल्कि अन्य चीजों के दाम भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अगर भारत को सस्ते में तेल मिलेगा तो बाकी चीजें भी सस्ती होंगी। वहीं इसके नुकसान भी हो सकते हैं। दरअसल अमेरिका और दुनिया के अन्य देश जिस तरह से रूस के खिलाफ सख्त हैं और उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, ऐसे में उनके साथ व्यापार करने वालों के लिए भविष्य में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही रशिया ने यह भी कह रखा है कि वो भारत के कुडनकुलम परमाणु बिजली केंद्र के विकास में सहयोग रखना जारी रखेगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।